नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे मोदी के सफर के, मोदी सरकार के 12 साल एज ए प्राइम मिनिस्टर। और जब हम बात कर रहे हैं तो नेहरू के बराबर उन्होंने अपना जो समय रहा कंटिन्यू वाला, उसका रिकॉर्ड बनेगा जब एक दिन बाद यानी कि 10 जून को, जब उन्होंने तीसरे कार्यकाल की शपथ 9 जून को ली थी। अगर टोटल पीरियड उनका मानते हैं तो नेहरू जी के बराबर, और अब जो डेज होंगे वो एक्सेस होंगे, यानी कि वो एक रिकॉर्ड कायम करेगा। बीजेपी में भारी उत्साह है। बीजेपी से 10 से 15 जून तक बड़े बड़े दिग्गज, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस ब्रीफिंग्स करेंगे, सरकार की योजनाओं को बताएंगे। और पूरे देश भर में बीजेपी ने एक मूवमेंट की तरह इसे तैयार किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पे जाके बताएंगे कि मोदी के 12 साल का जो सफर रहा वो ऐतिहासिक कैसे है। तो चले आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। विपक्ष भी 12 साल पे अपनी तैयारी में है, वो हमलावर है, उनका अपना आरोप है। आपको ध्यान होगा कि एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें भी एजेंडा 12 साल का नहीं था, लेकिन किन किन मुद्दों पर, महंगाई है, अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी है, कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के उन्होंने चर्चा की है। तो चलिए, हमारे साथ आरपी विजय साहब हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। उमेंद्र दादी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास में आना चाहूँगा विजय साहब। सबसे पहले ये 12 साल का जो सफ़र मोदी साहब का रहा, बीजेपी से ऐतिहासिक बता रही है। कहा जा रहा है कि कई रिफॉर्म्स और इनोवेशन ऐसे हुए हैं जो अब तक देश में नहीं हुए। 70 साल का जिक्र भी पूरे समय बीजेपी ने किया, विपक्ष को पूरी तरह से खारिज किया। क्या लगता आपको कि ये सफ़र वाकई ऐतिहासिक रहा? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जन टीवी के सभी दर्शकों को, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहता हूँ कि ये 12 साल वास्तव में बेमिसाल रहे हैं। और जो काम मैं ये नहीं कह रहा कि पहले की सरकारों ने काम नहीं किए, काम पहले भी हुए हैं, बट कहने का अर्थ जो 12 सालों में जो काम हुए हैं वो रिकॉर्ड काम हुए हैं। और जो जिस तरीके से ही चक्कर के काम करने वाले थे वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते थे। आज की तारीख में मोदी जी जब से आए वो रिस्की डिसीजन लेते हैं और लेकर के उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, और जो चीज़ें आज तक नहीं हुई थी वो चीज़ें हुई है। जैसे आप सभी को पता है, धारा 370 इसलिए लगाई गई थी कि कश्मीर में एक अलग कानून रहे, वहाँ पे अलग संविधान रहे, अलग झंडा रहे, उसको हमने हटाया। उसी तरीके से जीएसटी एक इतना बड़ा रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कभी आया ही नहीं। 2000 से चल रहा था, 2004 तक से 14 तक कई सरकारें आई, मतलब सॉरी 2 बार सरकार आई यूपीए की, बट उन्होंने उसका डिसीजन नहीं लिया क्योंकि रिस्क था। आज तक जहाँ पर भी जीएसटी लगा दोबारा वो सरकार रिपीट नहीं हुई है, बट ये डिसीजन लिया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। और उन्होंने जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को रात के 12 बजे इसको लागू किया। और आज की तारीख में, उस समय हमने जब 84,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, आज वो बढ़ करके 2,42,000 करोड़ तक की ग्रोथ तक वो जा चुका है। और इसी तरीके के डिसीजन, चाहे बालाकोट का स्ट्राइक हो, चाहे किसी भी, तो मतलब इसी तरीके के काम हमने किए। जनधन योजना में हमने खाते खोले हैं 52 करोड़ रुपए, 32 करोड़ उन महिलाओं के हैं जिनके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स जाता है। पहले तक जैसे राजीव गांधी जी कहते थे कि हमारे जहाँ रुपए भेजते हैं वहाँ 15 पैसा पहुँचता है, आज की तारीख में रुपए भेजते हैं, रुपए ही वहाँ पहुँचता है। तो ये लीकेज थी, उस लीकेज को हमने रोका है। इसी तरीके से आज जो हमने जो चीज़ें की है, यूपीआई के चाहे इंटरफेस डिजिटल, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हम नंबर 1 है। और हमारी यूपीआई को आज की तारीख में वर्ल्ड के अदर कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और किस तरीके से हमने डिजिटलाइजेशन किया उस जमाने में, अगर आपको ध्यान हो योगेंद्र जी, तो उस समय पी चिदम्बरम ये कहते थे कि इनको क्या हो गया, ये जो अगर गांव के अंदर जाएंगे सब्जी वाला कैसे लेगा, चाय वाला कैसे लेगा। बट आज की तारीख में वहाँ क्या पोस्ट मशीनें नहीं है, वहाँ पे तो इंटरनेट नहीं है। बट आज आप देख रहे हैं कि उनकी जो भावनाएं थी, जिस तरीके की वो सोच थी, उस सोच को आज गलत ठहराया है। और इन्होंने जो काम लिया बोल्ड डिसीजन है, जो भी डिसीजन लिया बोल्ड डिसीजन लिए। आज की तारीख में ट्रिपल तलाक है, वहाँ तो आपने अगर ध्यान हो तो उस समय राजीव गांधी जी की सरकार ने तो उस समय आपने संविधान में संशोधन कर दिया था। उसके बाद में ये 3 तलाक दे करके जो मुस्लिम महिलाओं का जो हक छीना गया था, उनको हक देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसी तरह के मैं आपको बताऊं कि इस तरह के कई काम है। नल जल मतलब हर घर नल,
हर घर नल हमने पहुंचाया है, हमने काम किया है। बिजली नो डाउट बिजली पहले पहुंच चुकी थी, बट जितने भी गांव बच गए थे उसमें बिजली पहुंचाने का काम किया है। हर तरीके से हमने एम्पावरमेंट किया, गरीबों को इस एम्पावरमेंट वजह किया। से आप कह रहे हैं कि ये 12 साल बेमिसाल। चलिए राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी ने बता दिया कि क्यों बेमिसाल हैं, अब आपको क्या लगता है? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री ने आज 12 साल हिंदुस्तान में कुशासन करके पूरे किए हैं। मैं उनको अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देता कुशासन? हूं। और कुशासन इन संदर्भ में कि हिंदुस्तान के दिलों पे राज करते, बेमिसाल राज करते तो ज्यादा बेहतर होता। अभी नहीं कर रहे। कुशासन इस तरीके से इन्होंने जब सत्ता में आए थे, आज से 2014 में जब सत्ता में आए थे योगेंद्र जी, इन्होंने लंबी चौड़ी बातें हिंदुस्तान के लोगों को कही थी कि 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में। योगेंद्र जी, आपके अकाउंट में आए नहीं आए, मुझे आए नहीं आए, मुझे पता नहीं। 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला दिन आएगा। हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान की महिला पुरुष, किसान, खिलाड़ी, नौजवान सब पूछ रहे बार बार कि मोदी जी आप कहां हैं, कहां हैं वो आपके लंबे चौड़े वादे जो विधानसभा चुनाव के दौरान आपने कहे थे। आपने कहा था कि हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे। किस तरीके से आप एक देश के आगे अपने मित्रों के लिए घुटने टिकवा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। कैसे त्राई त्राई मची हुई है, अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, पूरा देश पूछ रहा है। महिलाएं पूछ रही हमारी सुरक्षा कब होगी। कुछ मित्रों को बचाने के लिए महिलाओं के बाल पकड़ पकड़ के दिल्ली की सड़कों पर खींचा गया और आपसे एक शब्द नहीं बोला गया। आप कहते हैं महिलाओं के लिए शौचालय बनाएंगे, आप कहते हैं स्वच्छता अभियान चलाएंगे। योगेंद्र जी, जयपुर की राजधानी में मैं रहता हूं और आपका जहां दफ्तर, ये पॉर्च इलाका है, सी स्कीम का इलाका है। यहां पर भी जो आसपास में जितने भी दफ्तर है, उनमें जो महिला कर्मचारी जो नौकरी कर रही है, उनसे जाके पूछिएगा कि उनके दफ्तर में शौचालय की क्या व्यवस्था है, बाजार में शौचालय की क्या व्यवस्था है। गांव ढाणी शहर की तो छोड़िए, कच्ची बस्ती की छोड़िए, एक सिर्फ कथनी और करनी में अंतर करना जानते हैं, केवल बोलते ही बोलते हैं। इन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि पेपर लीक की घटना हम नहीं होने देंगे। अभी हाल ही में 22 लाख छात्र छात्राओं के साथ अन्याय किया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। पूरा विपक्ष इनसे इस्तीफा मांग रहा है। इन्होंने कहा था पाताल में जाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री से आपके जन टीवी के चैनल पे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को और आपको स्वयं को यह पता होना चाहिए कि पाताल होता क्या है। आपने कहा था बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है कि बड़े मगरमच्छ पकड़िए, मछलियां पकड़ पड़ के लीपापोती मत करिए। आपके मंत्री ने कहा था राजस्थान के अंदर कि 8 करोड़ रुपए की, करोड़ों रुपए की बजरी रोजाना निकलती है, खनन होता है। पूरा राजस्थान आपसे पूछ रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपसे पूछ रहा है। योगेंद्र जी, एक बात और होगी, जब देश में प्रधानमंत्री कहीं जाते थे तो मोदी मोदी के नारे लगते थे, फिर कहा था मोदी की गारंटी। अब वो मोदी के नारे भी बंद हो गए, मोदी की गारंटी भी बंद हो गई। अब एनडीए की सरकार काम कर रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 400 पार जा रहे थे, क्यों हिंदुस्तान की जनता ने 214 पे 240 पे लाके टिकाया? बातें बड़ी बड़ी करते हैं। रोटी कपड़ा मकान के लिए आज भी हिंदुस्तान परेशान हो रहा है। जो मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा महकमे में क्या हालत हो रहा है? आज ही आप देख रहे हैं बीकानेर राजस्थान के अंदर किस तरह से प्रसूताओं की किडनियां खराब हो रही है और इनके चिकित्सा मंत्री इस्तीफा तक नहीं दे रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री उनसे इस्तीफा ले नहीं रहे। तो मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी पे फोकस करते हैं। मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। योगेंद्र जी, मैं राजस्थान से आता हूं, मैं राजस्थान का प्रवक्ता हूं, इसलिए जिम्मेदारी बात मोदी जी की नहीं है, बात राजस्थान की नहीं है। बीकानेर में जो प्रसूताएं हैं, वो प्रसूता एक मां होती है। जब मां जब बच्चे को जन्म देती है और उसको पता चले उसका बच्चा मर गया है और उसकी किडनी खराब हो गई है, कभी बच्चे मर रहे हैं खांसी की दवा से, कभी बच्चे मर रहे हैं। मैं आऊंगा इस पे तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी के 12 साल जो बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी कह रही है, पूरे के पूरे फेल 12 साल हुए हैं। चलिए उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी अपना बताएगी, क्योंकि पार्टी से ताल्लुक है, पार्टी के से ही प्रधानमंत्री का पद मिला उन्हें, और विपक्ष है वो खारिज करेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, फेल बता रहे हैं जैसे अभी आपके सामने। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो सफ़र है, क्या वाकई एक अलग मिसाल कायम करता है, अद्भुत है, अलग हट करके है? और 12 साल का जो सफ़र रहा, 4398 दिन मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ली थी, उससे अब तक का, ये नेहरू जी के दिन जब 1952 में उन्होंने पहली बार शपथ ली थी और उनका जो 4398 दिन का सफ़र रहा, उसके बाद मोदी 10 तारीख को ये रिकॉर्ड, यानी कि बुधवार को ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आपकी नज़रिए से अगर मैं जानना चाहूँ तो कैसा रहा ये 12 साल? देखिए योगेंद्र जी, बात यहाँ हो रही है मोदी जी नेहरू जी की, तो मैं यहाँ
बाकी जो इसमें पीएम बने, चाहे राजीव गांधी बने हो, इंदिरा गांधी हो, उनके विषय में कम बात करना चाहूँगा। मैं तुलना करना चाहूँगा यहाँ पे नेहरू जी की और मोदी जी की। देखिए, जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने उस समय बहुत सी समस्याएं थी, बहुत उनके सामने चुनौतियां थी। उनके समय में भी चाइना का कई युद्ध हुए, कई समस्याएं, और उन्होंने अपने हिसाब से उनका समाधान किया, हल किया। मोदी जी जब पीएम बने तो उसके बाद इनके सामने भी कोविड की समस्या आई, कई समस्या आई, उनका इन्होंने निदान किया। तो मैं कह सकता हूँ दोनों ही प्रधानमंत्री ने भारत के विकास के लिए अपने हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अब बात आती है राजनीतिक बातें। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे लगता है एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यानी उन्होंने उस समय के तत्कालीन विपक्ष के नेता के लिए बात कही थी। तो एक सराहनीय शब्द थी ये बात को। मैं कह सकता हूँ उनके मन में लग गया था कि विपक्ष के प्रति कितना सम्मान है, मान है। इस 12 साल की अवधि में भले ही विकास के काम हुए होंगे, भले ही आयुष्मान योजना आई होगी, स्वच्छ भारत योजना चली होगी, कई योजनाएं आएगी जिसका भी इन्होंने मेरे बीजेपी के साथी ने वर्णन किया, और इनको करना भी चाहिए इस बात का। लेकिन जिस प्रकार से मैंने भी राजस्थान की राजनीति भी देखी है, देश की राजनीति को बहुत निकट से देखा है, तो मैंने देखा है कि विपक्ष में इसमें जो कटुता का भाव आया है वो मैं समझ सकता हूँ शायद किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा नहीं आया। मैं इसके लिए न तो मोदी जी को दोषी मान सकता हूँ, नहीं, इसमें सामंजस्य दोनों ही पक्षों का गड़बड़ रहा। विपक्ष ने भी कभी ये पहल नहीं की कि हम अच्छे शब्दों के माध्यम से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की भूमिका बनाने के लिए आ गया है। विपक्ष ने भी कोई गालियां, चौकीदार चोर है, ईवीएम का आरोप लगाया, सब कुछ किया, तो उन्होंने भी इनके लिए अपूर्व, पप्पू, टप्पू, जाने क्या क्या शब्द काम में लिए, जो मैं समझता हूं कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने शायद ऐसे शब्दों का काम नहीं किया होगा। इसलिए मैं देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, मैं देश के इस समय मुखिया कौन है? मोदी जी। तो मोदी जी से अपील कर सकते हैं, आज विषय उनका है कि आपको भी विपक्ष के साथ में बैठ के बात करनी चाहिए, देश की समस्याओं के लिए उनको भागीदार बनाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये समस्या है, इनके समाधान के लिए आपके क्या विचार हो सकते हैं। यानी कभी कभी देखो, जो घर का जो मुखिया होता है ना, उसको बाकी लोगों को लेके साथ में लेके चलने के लिए जुटना पड़ता है। राजस्थान में आपने भी देखा होगा, भैरव सिंह जी शेखावत यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, परसराम मदेड़ा, पूनम चंद बिश्नोई, केस, यार कितनों के नाम लूंगा, अशोक गहलोत जी उस समय थे, उनसे बैठ के आपस में बातचीत होती थी। विधानसभा में भले ही गर्मा गर्मी हो जाती थी, लेकिन बैठ के साथ में चाय पीते थे। आज जो देश का राजनीतिक माहौल है उसको थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है। विकास तो देखिए, कोई भी किसी को बना दो आप, चाहे राहुल गांधी जी भी यदि पीएम बन जाते हैं तो वो भी देश के लिए सोचेंगे, मैं उनको भी देशद्रोही नहीं कह सकता, लेकिन एक प्रधानमंत्री को आप देशद्रोही कहते हैं, ये भी विपक्ष के लिए सही नहीं है। आपको देखना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं। देखिए, यदि मैं आपको गालियां निकालूंगा ना योगेन जी, तो आप 10 गाली में निकालूंगा, 2 गाली तो आप भी मुझे निकाल देंगे। तो विपक्ष की भी भूमिका ये अच्छी नहीं रही, और ये सत्ता पक्ष है, इन्होंने भी इनको साथ में लेके चलने की कोशिश नहीं की। अच्छा होता आपने लोकतंत्र की हत्या की बात कही। अब ये जब लोकतंत्र की हत्या बात आती है, ये आपातकाल को लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, उस समय की जो गलतियां किसने क्या किया, हमारे बाप दादाओं ने क्या किया होगा, उन्होंने, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ये काउंट होना चाहिए। आज जो स्थिति आपने सुधारने का क्या प्रयास किया, सुधारने की कोशिश होनी चाहिए इस समय देश को मिलकर। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, मोदी जी की हम प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता कहना चाहूंगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कई नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को अलग अलग देशों में भेजा गया, तो कुछ विपक्ष के नेताओं ने साथ दिया, गए भी, उनमें कांग्रेस के भी 1-2 नेता थे, शशि थरूर थे, ऐसे थे। इस प्रकार के राहुल गांधी जी यदि मानिए देश के प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा शक्ति है, किसी भी विपक्ष नेता की होनी चाहिए, क्यों नहीं होगा। हम राजनीति में आए तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो नहीं आए, हमारी एक इच्छा शक्ति होती है, एक मन में, एक दिल में बात लेके आते हैं। तो उनको भी प्रयास करना चाहिए कि हम कोई ऐसी बात नहीं कहें जिससे देश का अपमान होता हो, देश के प्रधानमंत्री पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। कुल मिला के आपकी नीतिगत बात है, आपकी योजनाओं की निंदा कीजिए, लेकिन हम विदेशों में जाएं, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करें, भारत की स्थिति को कमजोर होता है, तो ये सब बातें भी अच्छी नहीं है। इन सब के लिए भी न मैं ये कह सकता हूँ, दोनों ही, एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है, किसकी मैं प्रशंसा करूं, किसकी मैं बदनामी करूं। लेकिन आवश्यकता है कि देश को इस समय अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, देश को इस समय अच्छे लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यकता है। सरकार कोई भी लोकतांत्रिक होगी, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि सबका साथ सबका विकास की आप बात कहते हो, तो भाई आप थोड़ा विपक्ष वालों को भी ले लो साथ में, सबका साथ सबका विकास होगा। ये तो है नहीं, ये सबके साथ सबके विकास में कांग्रेस उसमें नहीं है। आज आप कोई भी योजना बनाते हैं ना योगेन जी, तो उसका लाभ तो देखो कांग्रेसी को भी मिलेगा, कम्युनिस्ट को भी मिलेगा, वामपंथी को भी मिलेगा, जो भी सबको मिलेगा। लेकिन साथ साथ में होना चाहिए कि देश के विकास के लिए मुझे भी कहीं बात करनी पड़ती है, हम सबको साथ लेके चलो। देखिए, एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, 12 साल में जिन्होंने, एक छोटी सी बात है लोगों में चर्चा होती है कि जिन जिन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान किया था, मोदी जी ने उनका भी बदला लिया है। देखिए, ममता दीदी हो, चाहे मायावती हो, उनकी सरकार को गिराने में जिनकी भूमिका थी, उनका सबका किस प्रकार से हुआ।
अब बात आती है, अभी मेरे साथी राजकुमार जी ने कही कि इन्होंने कहा था 400 पार। एक लक्ष्य लेके एक पार्टी का चलना आवश्यक होता है। लक्ष्य लेके कोई भी पार्टी चलेगी, आपकी पार्टी को भी लक्ष्य लेके चलना चाहिए, आपकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ये आपको याद होगा राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी तो 2 सांसदों से चली थी, आज बढ़ते बढ़ते कई राज्यों में इनका शासन हो गया। आप भी इनसे सीख ले लीजिए। आप तो हमेशा सत्ता में रहे, ये तो हमेशा विपक्ष में रहे, इनकी तो आदत तो विपक्ष की रही है। आपको तो 10 साल 12 साल विपक्ष में रहने का मौका मिला है, तो आप तो अपने आप को सुधार लीजिए। आप भी इनकी जैसे बनने की कोशिश कीजिए कि जनता आपको स्वीकार करे। आपने हमेशा देखो ईवीएम पे आरोप लगाए, आपने चौकीदार चोर कहा, क्या क्या क्या, लेकिन जनता ने इन सब के बाद भी इनको लाभ दे दिया। तो हमें एनालिसिस करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कहां हमें कमियां हैं, हम उनको सुधारें। ये मेरे देश के लिए आवश्यक है कि विपक्ष भी मजबूत हो और सत्ता पक्ष को उनको साथ में लेकर चलने की कोशिश की जानी चाहिए। चले विजय साहब, एक बड़ी बात कही है उमेंद्र जी ने कि विकास भी हुआ, सब कुछ हुआ, उसे कोई खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ें होंगी वो दिखाई देंगी, उसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ का बड़ा अभाव इनको नज़र आता है, एक डायलॉग और सामंजस्य का। सरकार, सत्ता और विपक्ष के बीच जो तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, उसका बड़ा अभाव हुआ। ना सरकार की ओर से कभी पहल की गई और ना विपक्ष अपनी तलखियों से बाहर आया। तो आपको लगता है कि ये जो गैप हुआ है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, उमेंद्र जी जैसे कह रहे हैं? योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, जब प्रधानमंत्री को ये कहते हैं गद्दार है, ये प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है, और कई तरीके की इस तरीके के ये अपने आरोप लगाते हैं, तो क्या इसमें सच्चाई थी क्या? मैं कहता हूं कि अगर इसमें सच्चाई होती तो मोदी जी एक बार में दूसरी बार से तीसरी बार नहीं आ सकते। मैं तो सुनो, हमने बुलाया, हम हर बार हम विपक्ष को बुलाते हैं, बट आते नहीं है। अभी आया था, आपको ध्यान हो तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों आए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते भी है, बट मन में जो खोट है, मतभेद और मनभेद दोनों अंतर है। उनके मतभेद नहीं है, वो मनभेद मानते हैं। मनभेद जब मान करके वो क्या करते हैं, वेनेवर, जब कभी भी हमारा अगर संसद का सत्र चलता है तो या तो वो बाहर चले जाते हैं और वहां जाकर कुछ ऐसे कांड करके आते हैं जिससे इंडियन हमारी डेमोक्रेसी है ना, उसको नुकसान होता है। मैं ये कहता हूं कि आपको लड़ाई लड़नी है तो हिंदुस्तान में रह के लड़ो ना, बाहर जाकर के आप ये क्यों फजीती करवाते हो हमारी? हिंदुस्तान एक है। मैं कहता हूं राष्ट्र प्रथम की अगर उनकी भाषा हो, सुचिता अगर उनमें हो, तो वो काम करके करना चाहिए। अगर रही बात 12 साल के अंदर हमने जो काम किया, वो तो कोई कंपेरेबल ही नहीं है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ठीक है, कुछ संवाद की कमी हो सकती है, कुछ होगी, बट आज विपक्ष क्या करना चाहता है? आज इन्होंने जिस तरीके से, आपको ध्यान हो, अभी आपने याद दिलाया था अटल बिहारी, अरे ईडी सुनो, ईडी, उमेंद्र जी एक बात हो, ईडी सीबीआई, आज वही केजरीवाल जी कहते थे ईडी सीबीआई काय को लगा रखी है आपने, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? आज उल्टी कहानी कर रहे हैं। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ईडी का और सीबीआई का जो काम होता है वो काम कर रही है। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर के लेके आओ ना। कहने से क्या होता है? आज आपके पास जब साधन है तो आप जाइए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपकी बात को सुनेगा। अगर गलत किया है तो सरकार को कहेगा कि इसको आप चेंज करो। तो ऐसा नहीं है, बट जो काम हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की तारीख में उस 1100 किलोमीटर की मेट्रो चलती है 26 सिटी के अंदर। उस समय क्या था? सिर्फ 4 मेट्रो जगह पे चलती थी। उस समय रोड कितने बनते थे, आज रोड कितने बन रहे हैं? उस समय बिजली कितनी थी, आज बिजली कितनी है? तो मेरा कहने का अर्थ काम सामने हो रहा है, बट जो आज बात हो रही है किस तरीके के बोल्ड डिसीजन लिए गए हैं, वो बोल्ड डिसीजन हमने लिए हैं, वो हमने किए हैं, करवाए हैं, और ये पूरा वर्ल्ड मानता है। ऐसा नहीं कि हम ही मानते हैं। तो कहने की अर्थ जो हमने पीएम की जो आपकी आवास योजना है, 4 करोड़ मकान बना के दिए हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। कहने की बात है तो दुनिया के सामने ये लाना जरूरी है। अगर हमने कोई काम किया तो उसको करना चाहिए। जल जीवन में घर घर हमने नल पहुंचाया है, और अभी ये काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ बट अभी चल रहा है। आयुष्मान भारत में पूरा हिंदुस्तान में, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिकित्सा की वो स्कीम है जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो मेरा कहने का अर्थ है जो हमने काम किया है वो किया है। विपक्ष को एक्चुअली क्या होता है कि मैं रचनात्मक सुझाव दीजिएगा, बट आप सुझाव नहीं देंगे, आप कमियां निकालेंगे। मांग कब बुलाया बताइए विपक्ष को? विपक्ष मैं आपको सर्वदलीय बैठक कितनी बुलाई आपने? ओमेंद्र जी, मैं सर्वदलीय बैठक कितनी बुलाई आप बता दीजिए। ओमेंद्र जी, जब भी संसद का सत्र चालू होता है पूरे विपक्ष को बुलाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाया जाता है। आप देखो कभी भी परंपरा है, किसी मुद्दे को लेके सर्वदलीय बैठक आपने कब कब बुलाई? देखो ऐसा है कि उस मुद्दे को जब इनको उस संवाद करना ही नहीं है उस मैटर में, आज सपोज तो आपने मान लिया आएंगे नहीं, इनको नोता ही नहीं देना। नहीं दिया आपने, मेरा पड़ोसी है, मेरे व्यवसाय
आपको बताऊं ऐसा नहीं है, इसमें आज इनका- की तारीख में इनका नाम तो संवाद भी लिस्ट में करते कर हैं, दो। इनको बुलाते भी इनको हैं, नो- बट इनको- विपक्ष नहीं आता। इनको बात- आज जो ये बात कर रहे हैं, जो हमारे ठीक है, उनको चूल का मैं न्योता उस देंगे, बात इनको से बुलाना ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर ऐसा कोई नहीं है, जैसे ही आप बता रहे थे बीकानेर के अंदर, कोटा के अंदर कुछ काम जिस तरीके की गलतियां हो गई किसी से, उन गलतियों को हम सुधार रहे हैं। अगर कोई है उसके लिए जिम्मेदार है, उसको डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। बट ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे कांड हुए, ये मैं भी नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती। अगर इससे कोई गलतियां हुई है, किस कारण से हुई है, उसकी जांच में हम करेंगे और लेकर के डिसीजन लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम आज नारी सुरक्षा की बात है, नारी सुरक्षा कहाँ थी, आज कितना चेंजेज आया है, अपराधों में कितनी कमी आई है। ठीक है, एक दो घटना हो जाती है, नो डाउट, राजस्थान के अंदर इतना बड़ा राजस्थान है, नहीं, हो अपन तो जाती है, चलिए 12 साल but पे फोकस करें। मैं चले राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। विपक्ष की बात आई, अभी उमेंद्र जी ने उठाई, तो सामंजस्य का अभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ कोशिश जैसे भी उमेंद्र जी ने कहा कि दोनों ओर से आगे बढ़ानी चाहिए थे, ये सामंजस्य डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसका अभाव हुआ है। तो दोनों ओर से कोशिश की गई कभी समझने की, एक ही पार्टी को हम इसमें दोषी माने। योगेंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन हैं, और गार्जियन की जिम्मेदारी होती है पूरे हिंदुस्तान को बांध के चले। उनके लिए कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई विपक्ष नहीं, भाग जाएगा, देश छोड़ के भाग जाएगा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो उसके लिए आप राहुल गांधी वो हमारे जी हिंदुस्तान के गार्जियन हैं, आप कहिए कि उनके लिए राहुल गांधी जी सब गए, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। बोलिए आप ये चैनल पे। उनके लिए सारी जातियां, सारी भाषाएं, सारे राज्य, अमीर गरीब, सब उनके हैं, सब उनके हैं। उनको प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ऐसी बात करेंगे, जो बात कोऑर्डिनेशन होगा, रूप से कह रहा हूं। संवाद होगा तो इंडिया का बेनिफिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपके जो राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उनको समझाओ कि भाई आप मीटिंगों में जाओ, बात करो, देश की बात करो। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि रचनात्मक सुझाव देंगे आप तो डेफिनेटली उनको एक्सेप्ट करेंगे हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आप ये कहोगे कि ये काम नहीं होने देंगे, ये काम नहीं होने देंगे, वो सब काम होंगे। अब आज योगेंद्र जी मैं आपको बताऊं, इन्होंने तो चेष्टा करी थी कि हम कोई काम नहीं करें, अब हम नहीं तोड़ रहे हैं, अपने आप ही टूट टूट के आ रहे हैं। हमारा नंबर 300 तक पहुंच गया एनडीए का, धीरे धीरे ये और बढ़ेगा, और जो काम अभी तक हम नहीं कर पाए नंबर की वजह से, वो काम भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे। ये चाहे साथ देंगे या नहीं देंगे, बट साथ देने वाले अच्छे काम के लिए अपने आप आएंगे और आ रहे हैं। तो हमारा तो ये है कि अच्छे काम करने का हमारे विजय पास साहब टाइम देखिए, है। तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और सब जानते हैं कि राजी खुशी कोई नहीं आता है। अचानक ही 10 दिन महीने भर पहले सरकार गई और सबका मन तुरंत ही बदल गया कि वापस रवाना हो रहे हैं। ये देखो सब कहने की बातें हैं कि वो खुद अपने आप आ रहे हैं, कोई नहीं आता ऐसे, उनका ऐसा कोई मोहभंग नहीं है। अगर ऐसे लोग हैं केवल सत्ता में ही रहना पसंद है उनका, कि वहाँ पे सरकार है तो हम वहाँ पे पार्टी में रहेंगे, नहीं तो छोड़ करके हम जिसकी सरकार है उसमें चले जाएंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ सर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी राज्य में हो जाएंगे। देखिए अभी हम पर 12 साल पे फोकस रखें, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं अंदर से, या एक एज ए स्पोक्स पर्सन कहना बहुत आसान अलग बात है कि सबको मालूम है कि किस तरह से या तो किसी न किसी का डर होता है या कोई लालच होता है, उसके बिना घर आज का पॉलिटिशियन कोई भी मन भाव से सेवा के लिए आ जाए संभव नहीं है, सब जानते हैं अच्छे से। पब्लिक से पूछ लीजिए कि हाँ कोई ऐसा आ सकता, कोई नहीं आ सकता। तो सर चलिए उमेंद्र जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा। खैर 12 साल पे अपन फोकस रखें, अचानक ही अनुशासन ममता बनर्जी से दूर होकर के और आ रहे हैं, क्योंकि ये भी 12 साल के सफर में, लेकिन इसी बीच में कहना चाहूंगा इसमें कोई डाउट नहीं है, मोदी का ही बड़ा सफर रहा। 2014 में जब उनके वाकई एक गुजरात मॉडल के नाम पे उन्हें वोट मिले और एक सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखा जा रहा था, इसी वजह से वो देश के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि जब उन्हें चीफ कैंपेनर बनाया जा रहा था और गोवा में अधिवेशन चल रहा था, तो उस वक्त कई नेता थे जिन्होंने खारिज कर दिया था कि नहीं, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी भी थे, नाराजगी जताने वाले में सुषमा स्वराज ने भी जताई, अरुण जेटली ने भी जताई, बहुत सारे लोग थे। लेकिन बीजेपी के पास में ऐसा कोई फेस भी नहीं था कि जिसके आधार पर बीजेपी सरकार में आ सकती है। तो ये बहुत ही ज़रूरत थी, समय की ज़रूरत थी। बीजेपी ने सही तुर्क का पत्ता फेंका और प्रधानमंत्री बने, लगातार तीसरी पारी खेली। ये बात अलग है कि पहले टर्म से दूसरे टर्म में संख्या बढ़ी और तीसरे में कम हो गई, सहारा लेना पड़ा, वो भी एक उनके सफर के साथ में लिखा जाएगा। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं कि जो वाकई मोदी ने की हैं। राज्यों में सरकार अगर देखें तो बीजेपी का ग्राफ जिस तरह से बना है, पार्टी का में पूरे फॉलोअर्स बने हैं, उनके अपने विचारधारा से जुड़े लोग हैं। कई जो आइडियोलॉजिकल चीजें थी वो मोदी के कार्यकाल में, चाहे अनुच्छेद 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, ये कई ऐसी चीजें भी हैं जो नक्सल
नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा एक जो मैटर था, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में उन्होंने ये काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक है, वो भी जब भी चर्चा होगी मोदी के कार्यकाल की तो जरूर चर्चा होगी। चलिए मैं 30 सेकंड में वाइंड अप करूंगा। मैं आपके पास में आना चाहूंगा उमेंद्र जी, क्योंकि समय कम है। जी योगेंद्र जी, मैं क्या महसूस करते हैं आपको कि हाँ, योगेंद्र जी, मैं बहुत ही संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने सबको साथ यानी जो गठबंधन के दल थे उनको साथ लेके चलने का एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने ये बता दिया कि पहले माना जाता था कि गठबंधन की सरकारें चलती नहीं है, इन्होंने बता दिया कि हम 12 साल तक गठबंधन की सरकार चला सकते हैं। एक तो इनकी अच्छी उपलब्धि मानता हूँ। सेकंड बात यह है कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा कुछ लोग अलग अलग दल बदल के आ रहे हैं, तो देखिए देश में कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मैं कह सकता आरपीआई के मेंबर होते हैं, रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया। उनका यह है कि हमें तो सत्ता के साथ में रहना है, किसी की भी आए। उनका कोई वैचारिक सिद्धांत नहीं होता, न उनके कोई आइडियोलॉजी है। उन्होंने आज आपकी सरकार है, आपके साथ में, कल आपकी नहीं होगी, आपके साथ नहीं होंगे। तो इस प्रकार के लोग, मौका परस्त लोग आते हैं जाते हैं, पार्टियां टूटती है, सब कुछ है। लेकिन ये बात नहीं मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो काम किया है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो ये लगी कि इन्होंने 12 वर्ष तक अपने सहयोगियों को बिछड़ने नहीं दिया, सहयोगियों की संख्या बढ़ाने का काम किया है और सहयोगियों को साथ में लेकर चल के एक देश को अच्छी सरकार देने की कोशिश की है। चलिए मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए मोदी जी के इस 12 साल के सफर पे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक सफर रहा है, 10 तारीख को वो रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि होता है अब तो 100 दिन का भी जश्न बनता है, 1 साल का भी बनता है, 2 साल का भी बनता है, लेकिन जब 12 साल का सफर है, क्योंकि एक रिकॉर्ड बनाने की बात आती है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और सरकार में बैठे लोग सब जश्न भी मनाएंगे। कई प्रोग्राम्स होंगे जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और ये चर्चा आगे भी जिस मुद्दे पे कभी लाजमी होगा जरूर हम आपके सामने होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।